वेलकम टू निर्माण जीएस एकेडमी। मैं भारती आज आपका निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे यूनेस्को के बारे में। कौन कौन से पॉइंट्स क्लियर करेंगे वो देखते हैं यहाँ पास हम। आज हम देखेंगे कि यूनेस्को क्या होता है, कैसे वर्क करता है, पूरी यूनेस्को की जानकारी अपन लेंगे। ठीक है, उसके बाद जानेंगे कि विश्व धरोहर क्या होती हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होती हैं और कौन कौन से स्थलों को इनके अंतर्गत शामिल किया जाता है, कौन कौन से स्थल विश्व धरोहर बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ टू सेलेक्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्राइटेरिया के बारे में कि कौन कौन से क्राइटेरिया होने चाहिए उस स्थल पे जो कि विश्व धरोहर बन सके। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इंडियाज़ नॉमिनेशन फॉर 2020 वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इंडिया इस साल 2020 में कौन कौन से स्थलों को नॉमिनेट किया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इंडियाज़ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एट प्रेजेंट, यानी कि अभी तक भारत में कुल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इन पॉइंट्स को क्लियर करेंगे और जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम यूनेस्को के बारे में जानेंगे कि यूनेस्को क्या है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म पहले हम देखते हैं कि क्या है फुल फॉर्म। इसका शॉर्ट फॉर्म है ये यूनेस्को। यूनेस्को यू फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एंड सांस्कृतिक संगठन। इसके बाद हम देखेंगे कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये किसके अंतर्गत आता है। तो मैंने इससे पहले बताया था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये यूनाइटेड नेशन की क्या है? एक स्पेशल एजेंसी है। स्पेशल एजेंसी है यूनेस्को। क्या है? यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल एजेंसी है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 4 नवंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। 4 नवंबर 1946 को क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद देखेंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्पेशल एजेंसी है यूनेस्को। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। आपको कमेंट में बताना है कि यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, अभी यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। पेरिस में कहाँ? पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी है जहाँ एफिल टावर है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि यूनेस्को में अभी तक कुल कितने मेंबर देश हैं। सदस्य देशों की संख्या ये एग्जाम में पूछा जाता है कि यूनेस्को में कितने मेंबर हैं। तो 193 आपको याद रखना है। इससे पहले 195 थे। तो कौन से दो देश हैं जो कि इससे बाहर हो गए हैं? वो है अमेरिका जो कि इस संगठन से बाहर हो चुका है, और दूसरा क्या है? इजराइल। तो ये दोनों सदस्य क्या है? बाहर हो चुके हैं। अभी प्रेजेंट में कितने सदस्य हैं? 193 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं यूनेस्को के बारे में कि इसका उद्देश्य क्या रहता है। इसके उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। यहाँ लिख देते हैं यूनेस्को का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है शिक्षा एवं संस्कृति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। अब हमने पढ़ा था कि यूनाइटेड नेशन के भी उद्देश्य क्या था। यूनाइटेड नेशन की स्थापना क्यों हुई थी?
विश्व में शांति को बनाए रखने के लिए। अब ये इसकी स्पेशल एजेंसी है, तो इसका भी उद्देश्य क्या होगा? विश्व में शांति बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना। लेकिन ये कैसे बनाता है, किस क्षेत्रों में वर्क करके? शिक्षा एवं संस्कृति के माध्यम से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा बनाए रखता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसके प्रेजेंट में महानिदेशक कौन है। महानिदेशक यूनेस्को के प्रेजेंट में महानिदेशक कौन है? आंद्रे एंजोले। आंद्रे एंजोले। आंद्रे एंजोले क्या है? प्रेजेंट में इसके महानिदेशक हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे, हमने यूनेस्को के बारे में तो जान लिया, अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होती हैं, विश्व धरोहर क्या होती है? विश्व धरोहर, विश्व धरोहर क्या होती है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये एक ऐसे स्थल होते हैं जिनका ऐतिहासिक या सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कुछ महत्व होता है। ऐसे स्थलों को क्या कहा जाता है? विश्व धरोहर कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से एरिया विश्व धरोहर बन सकते हैं। ठीक है, स्थलों की बात करें, कौन कौन से स्थल, कौन कौन सी धरोहरें विश्व धरोहरें बन सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से एरिया हैं? वो कोई वन क्षेत्र हो सकता है जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल हो सकता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा वो कोई सिटी हो सकती है, कोई डेजर्ट यानी कि कोई मरुस्थल हो सकता है, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स हो सकता है, या फिर कोई स्मारक हो सकता है, या मंदिर हो सकता है, कोई शहर, सिटी तो हो गई। तो ये कुछ क्षेत्र होते हैं जो क्या हो सकते हैं? वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन सकती हैं। ठीक है, ये कुछ एरियाज होते हैं। तो हमने देख लिया कि विश्व धरोहर क्या होती हैं, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ महत्व रखती हैं, अपना एक इम्पोर्टेंस रखती हैं, सिग्निफिकेंस रखती हैं। ठीक है, अब कौन कौन से स्थल हो सकते हैं? वन क्षेत्र, सिटी यानी कि कोई शहर, कोई मरुस्थल, कोई कॉम्प्लेक्स, कोई स्मारक, कोई मंदिर, कोई किला, ये सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं? विश्व धरोहर बन सकती हैं। अब इनकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, कैसे इन स्थलों को सेलेक्ट किया जाता है, क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं विश्व धरोहर बनने के लिए। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं हम स्टेप्स, हाउ टू सेलेक्ट, कैसे उन क्षेत्रों को सेलेक्ट किया जाता है। अब जैसे जिस देश की भी वो धरोहर है, तो वो देश, उस देश की गवर्नमेंट पहले उन क्षेत्रों को क्या करेगी? नॉमिनेट करेगी। नॉमिनेट करने के बाद उसे वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को उसे उसका नॉमिनेशन सौंपेगी। फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट उसका एवेल्युएशन करेगा। यानी कि उसको चेक करेगा कि क्या जो इसके क्राइटेरिया होते हैं क्या वो उनको सेटिस्फाई करता है। तो यदि वो सेटिस्फाई करता है तो वो क्या बन जाता है? विश्व धरोहर की सूची में शामिल हो जाता है। अब देखते हैं कि क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं। अभी कैसे सेलेक्ट करेंगे? उनका नॉमिनेशन होगा, जिस भी देश की वो धरोहर होगी वो नॉमिनेशन किसको सौंपेगी? वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को वो नॉमिनेशन सौंपेगी। फिर वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी क्या करेगी? उसका इवैल्यूएशन करेगी। इवैल्यूएशन मतलब उसको चेक करेगी क्या वो इसके क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। ठीक है, यदि सेटिस्फाई करता है, इसके 10 क्राइटेरिया होते हैं, 10 पैरामीटर होते हैं। यदि 10 में से भी कोई एक पैरामीटर यदि उसको सेटिस्फाई करता है तो वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वो क्राइटेरिया क्या क्या हैं। क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने के लिए? सबसे पहले वो जो स्थल है, वो जो धरोहर है उस देश की, तो वो कैसी होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। यानी कि उसके जैसा कोई दूसरा जगह या दूसरा स्थल नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। क्वालिटी कैसी होनी चाहिए उसकी? आउटस्टैंडिंग, यानी कि उसके जैसा तो कुछ हो ही ना, बेहतरीन हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि मास्टरपीस होना चाहिए। वो मास्टरपीस का मतलब क्या कि जो वहाँ ह्यूमन क्रिएटिविटी है उसकी
उस पीस की, उस धरोहर की जो ह्यूमन क्रिएटिविटी है वो बेहतरीन होनी चाहिए, जिसे हम कह सकें कि हाँ ये मास्टरपीस है। ठीक है, अब इसके बाद ये इसके कुछ क्राइटेरिया वैसे तो 10 हैं, लेकिन आप इससे समझ सकते हैं कि यूनिक होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग, बेहतरीन होना चाहिए। वो स्थल, वो प्राकृतिक स्थल हो या सांस्कृतिक स्थल हो या कोई मरुस्थल हो, कुछ भी हो, जो भी धरोहर है उस देश की, वो इन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई, फुलफिल करना चाहिए। इन 10 क्राइटेरिया में कोई एक क्राइटेरिया भी यदि सेटिस्फाई करता है तो यूनेस्को उसको अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में उसे क्या कर लेता है, शामिल कर लेता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे देश की धरोहरों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं कि भारत में कुल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। भारत में, इंडिया में एट प्रेजेंट अभी तक कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, तो कुल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। कितनी है, 38 हैं। अब कैसे उसको डिवाइड किया गया, उनको भी डिवाइड किया गया है। उनमें से जो 30 हैं, 30 हैं, कैसे स्थल हैं वो, सांस्कृतिक स्थल हैं। सांस्कृतिक स्थल हैं, सांस्कृतिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक है, मार्कर ही अच्छा। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं 7 कैसी हैं, प्राकृतिक हैं, प्राकृतिक। ठीक है, और एक कैसी है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैसी है, मिश्रित, मिश्रित है। मिश्रित का मतलब कैसे, मिश्रित का मतलब कि वो प्राकृतिक भी है और सांस्कृतिक भी है। आपको ये तो जरूर याद रखना है, 38 स्थल कौन कौन से, वो तो याद रखना है, लेकिन उनमें से खास क्या है कि एक कौन सा है जो मिश्रित है, सांस्कृतिक भी है, प्राकृतिक भी है। तो इसके अंतर्गत कौन सा आता है, कंचनजंगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये कैसा है, सिक्किम में है, प्राकृतिक भी है और सांस्कृतिक भी है, इसलिए इसको मिश्रित कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, अब हम 7 की और 30 इन सांस्कृतिक और प्राकृतिक की 1 बाय 1 इसका डिस्कशन करेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं कि भारत अभी 2020 में, ये मार्कर, 2020 में 2 हेरिटेज साइट को नॉमिनेट किया है, सॉरी 2 स्थलों को भारत के नॉमिनेट किया है और उसे भेजा है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के पास, ताकि वो उसे एवेलुएट करें, उसे सेटिस्फाइड करें। यदि वो सेटिस्फाइड होगी तो भारत में 2 और वर्ल्ड हेरिटेज साइट बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो वो 2 कौन कौन से जिनको नॉमिनेशन किया गया है, पहला है धौलावीरा, धौलावीरा ये कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, और दूसरा है दक्कन, दक्कन के स्मारक। अब इस स्मारक के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती, किले आती हैं, मंदिर मस्जिद आती हैं। अब धौलावीरा किससे संबंधित है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से संबंधित है। ये उसका एक शहर था। ठीक है, ये अपने आप में ही एक अलग खासियत रखता है। और दक्कन के स्मारक कैसे थे, ये जो हिंदू है, ये उसका मिक्सचर है, जो यहाँ की कलाकृति इसको बनाया गया है जो, तो वो कैसा है, हिंदू तथा जो इस्लामिक होते हैं दोनों का जो आर्किटेक्चर होता है उनको कंबाइन करके बनाया गया है। और इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है ना, तो इनको एक नाम दे दिया गया है दक्कन के स्मारक। ठीक है, कैसा है ये, हिंदू और जो इस्लामिक होता है उन दोनों के आर्किटेक्चर को कंबाइन करके बनाया गया है। तो ये दोनों चीज़ें नॉमिनेट की गई हैं यूनेस्को की सूची में शामिल होने के लिए। अब देखते हैं शामिल होता है कि नहीं। हर साल यूनेस्को की क्या होती है, बैठक होती है, जो भी अलग अलग कंट्री से नॉमिनेशन आते हैं उनको ये क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, इवेल्युएट करेगी। यदि सेटिस्फाइड होते हैं क्राइटेरिया से तो वो विश्व धरोहर की सूची में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हम इसको इरेज कर देते हैं। एक चीज और, अभी इन दोनों को हमें क्लियर करना है, मैं इनको बताती हूँ। ठीक है, अब यदि कोई धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाती है तो उससे देश को क्या फायदा होता है, क्यों देश चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो हमारी कंट्री की,
उसका इम्पोर्टेंस क्या रहता है, क्यों देश चाहता है कि हमारे देश की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बने, हमारे देश के स्थल वर्ल्ड हेरिटेज स्थल बने, हमारे देश की धरोहर विश्व की धरोहर बने। क्यों चाहता है, क्योंकि सबसे पहली बात देश को फायदा क्या होता है कि टूरिज्म बढ़ता है। टूरिज्म, ये मैं इम्पोर्टेंस बता रही हूँ, इम्पोर्टेंस कि कोई भी देश, कोई भी कंट्री क्यों चाहता है कि हमारे देश की धरोहर विश्व धरोहर में शामिल हो जाए। क्यों? क्योंकि उससे टूरिज्म बढ़ता है। टूरिज्म बढ़ेगा तो क्या होगा, रिनोवेशन बढ़ेगा, देश की जो इकोनॉमी है उसको फायदा होगा, उस राज्य को फायदा होगा जिस राज्य में वो स्थल है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, उसकी इम्पोर्टेंस हो गई, और ज़्यादा से ज़्यादा उस देश का नाम होगा कि यहाँ पास इस देश में इतने अच्छे अच्छे स्थल हैं, इतनी अच्छी अच्छी धरोहरें हैं, ठीक है। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है, इसीलिए हर देश चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा धरोहरें हमारे देश की हों। इन सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें तो कौन सा देश है इन चीज़ों में आगे है, सबसे आगे है इटली। इटली है। खैर अब हमें इसके बारे में नहीं जानना, हम इंडिया के बारे में जानेंगे, इंडिया की चीज़ों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हमने विस्तृत में तो देख लिया था कि कंचनजंगा नेशनल पार्क आता है, जो कहाँ है, सिक्किम में है, सिक्किम राज्य में स्थित है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, ठीक है। अब ये विस्तृत क्यों है, क्योंकि जो नेशनल पार्क है, यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के सीएम थे पवन चामलिंग, उन्होंने सिक्किम को ऑर्गेनिक स्टेट बना दिया, पूरी तरह से इस तरह डेवलप किया कि वो एक टूरिज्म प्लेस बन गया है। तो जो वहाँ के लोग हैं इन पार्क को, इन स्थलों को पूजते हैं, उनके लिए ये सांस्कृतिक चीज़ें हैं, और देखने में तो ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, इसीलिए कंचनजंगा नेशनल पार्क को मिश्रित कैटेगरी में रखा गया है, जो कि सांस्कृतिक भी है और प्राकृतिक भी है, ठीक है। तो हमने इसको पढ़ लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं, इन 7 की बात करते हैं कि इन 7 में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से 7 प्राकृतिक स्थल हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। प्राकृतिक चीज़ों की बात कर रहे हैं। प्राकृतिक में पहला आएगा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, फ्रेंड्स आप लोग को इनके सन याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको इतना याद रखना है कि जो ये स्थल हैं उन स्थलों को याद रखना है कि ये यूनेस्को की सूची में शामिल है, ठीक है ना। तो जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। दूसरा यदि हम देखें, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, ये कहाँ है, असम में है। इसके बाद हम बात करेंगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये कहाँ स्थित है, राजस्थान में, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें चौथा, तो चौथा है सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क, ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। पार्क भी और सुंदरवन का डेल्टा भी बनता है, ठीक है ना। उसके बाद हम अगला देखते हैं, अगला है नंदा देवी और फूलों की घाटी, ये कहाँ है, देवभूमि किसे कहते हैं, उत्तराखंड को। उत्तराखंड में है क्या, नंदा देवी और फूलों की घाटी। छठवां हम बात करें तो पश्चिमी घाट को हम किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद देखा जाए, इसको इरेज कर देते हैं, एक 7वां ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। 7वां है मानस वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ है, असम में है।
तो ये क्या है, 7 प्राकृतिक स्थल हैं जो कि विश्व धरोहर की सूची में शामिल किए गए हैं। ठीक है, मानस और काजीरंगा दोनों कहाँ है, असम में है, यानी कि असम में 2 विश्व धरोहरें स्थित है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में है। सुंदरवन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी एवं फूलों की घाटी देवभूमि उत्तराखंड में है। और पश्चिमी घाट जिसे हम सह्याद्री कहते हैं। पश्चिमी घाट को यदि हम देखें तो मैप से ऐसे समझ सकते हैं, यदि ये हमारा भारत है तो ये इस साइड वाला एरिया क्या कहलाता है, पश्चिमी घाट, जिसे हम क्या कहते हैं, सह्याद्री। ठीक है, और इस साइड वाला ये क्या है, पूर्वी घाट, जिसे हमें नहीं याद करना है। क्यों, क्योंकि वो यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है, ये कटा फटा है, लेकिन ये तीव्र ढाल वाला है पश्चिमी घाट, जिसे हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये प्राकृतिक 7 स्थल याद रखने हैं। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, जो सांस्कृतिक स्थल बचे हुए हैं हमारे। आपको वीडियो को 2 से 3 बार देखना है तो ये सारी चीजें, सारे स्थल आपको याद हो जाएंगे। और एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है कि कौन सा स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल है और कौन सा नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि सांस्कृतिक कौन कौन से स्थल हैं। ये तो 30 है, इसको थोड़ा सा ऊपर से लिखते क्योंकि 30 है, पूरे एक बार में ही आ जाने चाहिए। सांस्कृतिक स्थल कितने हैं, ये 30 हैं। ठीक है, एक चीज और, जो भी विश्व धरोहर बन जाती है तो यूनेस्को क्या करता है, केवल उसे अपनी सूची में नाम में बस अंदर कर लेता है, ऐसा नहीं है। वो उसे क्या करता है, उनको संरक्षित करने के लिए और उनका निर्माण करवाने के लिए, ताकि वो डैमेज वगैरह ना हो, पुनर्निर्माण करवाने के लिए, संरक्षित करने के लिए वो क्या देता है, उसे फंड भी देता है उसको, ताकि वो संरक्षित रह सके वो क्षेत्र। ठीक है, अब 30 सांस्कृतिक स्थलों की बात करें तो पहला आता है आगरा का किला। आगरा का किला, ठीक है। इसके बाद आगरा का किला ये कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ये कितना 2.5 किलोमीटर लंबा है, ये 2.5 किलोमीटर लंबा है। और किस नदी, यमुना नदी के किनारे है। इसके किनारे क्या है, यमुना नदी बहती है। अभी किला नहीं है कोई भी, मैं यहाँ पास 2-3 किलो की बात करूंगी तो किले में केवल किला नहीं आता, किले के अंतर्गत बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है ना। अब जैसे आगरा के किले के अंदर क्या क्या आता है, अकबर महल हो गया, अकबर महल हो गया, शाहजहानी महल हो गया, शाहजहानी महल हो गया, या फिर बात करें हम तो जहांगीर हौज हो गया, जहांगीर हौज हो गया। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो हमारी पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी वो क्या थी, आगरा का किला। इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल चुका है। ठीक है, अब इसका निर्माण किसने करवाया था, थोड़ा सा निर्माण के बारे में भी जान लेते हैं। आप लोग को लगता हो कि मुगल राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था, नहीं, इसका निर्माण हुआ था 9वीं शताब्दी में। ठीक है, 9वीं शताब्दी में निर्माण हुआ था, लेकिन जो अकबर था, अकबर ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, और जो लोदी वंश का शासक था सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी था, इसने आगरा शहर की स्थापना करवाई थी, आगरा शहर बसाया था। और जब ये राजा बना था तो अपनी राजधानी दिल्ली से क्या बना ली थी, अपनी राजधानी आगरा स्थापित कर ली थी। आई थिंक आपको याद रहेगा कि आगरा का किला यूनेस्को की सूची में शामिल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दूसरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है। उत्तर प्रदेश में स्थित है आगरा का किला। दूसरा हम देखते हैं अजंता की गुफाएं। ठीक है, तीसरा देखें एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो आता है एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं। ठीक है, तो ये जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं ये दोनों कहाँ स्थित हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, औरंगाबाद शहर में
ये भी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही स्थित है। ठीक है, अब ये जो इमारतें और ये वाली कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र के अंतर्गत मुंबई में स्थित है। ठीक है, अब हम इन गुफाओं की बात करें तो ये गुफाएं कैसे बनाई गई हैं? चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। अब ये केवल गुफा बस नहीं है, गुफा के अंतर्गत मंदिर है, मस्जिद है, कई सारे बौद्ध स्थल मिलेंगे। अब ये कैसे पता चलता है? जब गुफाओं में जाते हैं, वहाँ की आकृति, कलाकृति, वहाँ की रचनाएं देखते हैं जो पत्थरों को काट करके बनाई गई हैं, उससे ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। जो अजंता की गुफाएं हैं उनका निर्माण किसने करवाया था? गुप्त शासकों ने करवाया था। ठीक है, और एलोरा के गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ठीक है, अब ये जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, जैसे अजंता की गुफाएं, तो ये किसको दर्शाती हैं? गुफाएं बौद्धिज्म को दर्शाती हैं। यहाँ पास बौद्धिक स्थल बहुत सारे हैं, बौद्धिक स्थल हैं। अब उन बौद्धियों में कुछ चैत्य भी हैं, कुछ विहार भी हैं। चैत्य का मतलब जो यहाँ पास बौद्ध भिक्षुक रहते थे वो क्या करते थे? पूजा करते थे। उनकी पूजा के स्थलों को क्या कहा जाता है? चैत्य कहा जाता है। और बिहार, यदि हम बिहार समझें तो बिहार क्या है? आवास, रहने का स्थान। हम अभी जैसे समझ सकते हैं कि हॉस्टल, तो यहाँ पास बिहार क्या था? आवास, रहने का स्थान। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। बौद्धिक स्थल मिलते हैं और मंदिर, हिंदू मंदिर मिलते हैं, हिंदू मंदिर मिलते हैं, मूर्तियाँ मिलती हैं उनकी। ठीक है, तो ये अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं होंगी। कैसे बनाई गई हैं? चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। ठीक है, अब हम एलिफेंटा की गुफाओं की बात करें तो इन गुफाओं में हिंदू मंदिर मिलते हैं। हिंदू मंदिर में भगवान शिव की मूर्तियां मिलती हैं। अब कुछ खास मूर्तियां जैसे कि अर्धनारीश्वर की मूर्ति, अर्धनारीश्वर की मूर्ति, ठीक है, या फिर योगेश्वर की मूर्ति, ये सारे भगवान शंकर के क्या हैं? रूप हैं। ये सारे यहाँ मूर्तियां मिलती हैं। नटराज की मूर्ति, यहाँ पास अधिकतर मूर्तियां भगवान शिव को रिलेट करके बनाई गई हैं। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं तो हमने देखा, सबसे पहले आगरा का किला उत्तर प्रदेश में स्थित है। अजंता की गुफाएं और एलोरा की दोनों कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। तीसरे देखेंगे एलिफेंटा की गुफाएं, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे देखते हैं। अगला हम बात करें ताजमहल की, तो ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल तो हमारे 7 अजूबों में से भी एक है, तो ये तो यूनेस्को की सूची में शामिल होगा ही। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है क्या? ताजमहल। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने मुमताज की याद में बनवाया था। ठीक है, शाहजहां ने क्या बनवाया था? इसका निर्माण करवाया था मुमताज की याद में। अब जो ताजमहल है किस पत्थरों से, किन पत्थरों का यूज किया गया है? व्हाइट मार्बल का यूज किया गया है। इसका निर्माण करवाने के लिए शाहजहां ने एक आर्किटेक्चर को बुलाया था। उनका नाम आपको याद रखना है, उस्ताद अहमद लाहौरी। ये तो आपको याद ही रखना है। उस्ताद अहमद लाहौरी ने किसका निर्माण करवाया था? मतलब आर्किटेक्ट किसने किया था? उस्ताद अहमद लाहौरी ने। शाहजहां ने इसको बुलवाया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। 4 हो गए, सॉरी, इरेज करना पड़ेगा आगे। अब ताजमहल के बाद बात करते हैं हम आगे। 5वां कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अब इसमें भी आपको क्या याद रखना है कि भाई इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था। इससे क्वेश्चन बनते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया था? तो नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद जो इसका बीच का निर्माण है किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। और जो इसकी 5वीं मंजिल है उसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। जितने भी पॉइंट्स लिख रही हूँ वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है। ठीक है, तो हम इतना ही डिस्कस करते हैं क्योंकि हमें तेज डिस्कस करना है, ज़्यादा डिटेल से नहीं करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कुतुब मीनार 5वां हो गया। 6वां देखते हैं लाल किला। लाल किला किससे बना हुआ है? रेड मार्बल से बना हुआ है। ठीक है, ये कहाँ है? ये भी दिल्ली में है। अगला बात करते हैं हम 7वें की।
तो अगला है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। ठीक है, अगला देखें तो अगला क्या हो जाएगा। अगला मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर बेहतरीन खूबसूरत, इनका जो निर्माण है वो काफ़ी भव्य लगते हैं देखने में। ये जो पत्थरों को काट कर यहाँ पास मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो देखने लायक हैं। ठीक है, अब जो खजुराहो के मंदिर हैं इसमें बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन इनमें से सबसे प्रसिद्ध क्या है, कंदरिया महादेव का मंदिर। कंदरिया महादेव का मंदिर आपको याद रखना है साथ में कि जो खजुराहो है वो कहाँ है। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है, खजुराहो शहर के अंतर्गत आते हैं। और इनका निर्माण किसने करवाया था इन मंदिरों का, चंदेल शासकों ने करवाया था इनका निर्माण, चंदेल शासकों ने। अगली बात करें हम मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। भीमबेटका सबसे इम्पोर्टेंट, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है ये, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं, नाम से ही पता चल रहा है भीम के बैठने की जगह थी ये, काफी पुरानी है, सबसे ज्यादा पुरानी बोल सकते हैं इन्हें। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगली हम देखें मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में 3 हो गई हैं। सांची का स्तूप, ठीक है ना। अब सांची का स्तूप किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। ठीक है, अब बात करें जो ये सांची का स्तूप है, खाली एक स्तूप नहीं है, ये तो बीच में स्थित है। सबसे बड़ा स्तूप है सांची स्तूप, लेकिन इससे कुछ किलोमीटर की दूरी में बहुत सारे स्तूप इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। चलिए 10 हो गए, अब हम आगे देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं हमारा जो 11वां है वो है 2 शहर हैं वो। पहला शहर कौन सा है, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ स्थित है, गुजरात राज्य में। ठीक है, और उसके बाद यदि हम बात करते हैं दूसरा है जयपुर। ठीक है, जयपुर कहाँ स्थित है, राजस्थान राज्य में स्थित है। अब राजस्थान राज्य में स्थित है ये। अब जो जयपुर है और ये अहमदाबाद है, इन दोनों शहरों को ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है, इन शहरों में ऐसा क्या है, इन शहरों में ऐसी स्मारकें हैं, ऐसे स्थल हैं, ऐसे मंदिर हैं जो ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए इन दोनों शहरों को ही विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अब जो पहला शहर था अहमदाबाद वो गुजरात राज्य में स्थित है, और दूसरा क्या है जयपुर। ये कभी इसे लास्ट अभी कब जुलाई 2019 में ही इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। अब जयपुर को यदि हम देखें तो इसको हम क्या कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं, पिंक सिटी। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था, राजा जयसिंह ने करवाया था। ठीक है, तो हमारे 12 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई हैं। अगली हम देखते हैं 13वें नंबर का मध्य प्रदेश के देखते हैं, खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर। ठीक है, अगला भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, अगला देखते हैं तो है सांची का स्तूप। ठीक है, ये तीनों ही साइट्स कहाँ स्थित हैं, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश वाले याद रख लें कि मध्य प्रदेश में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि यूनेस्को की सूची में क्या है, शामिल की गई हैं। अब जो खजुराहो मंदिर है वो कैसे, यहाँ पास बहुत सारे मंदिर है। इनमें तो जो एक फेमस है कंदरिया महादेव का मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर। और ये जो मंदिर हैं ये अपनी वास्तुकला, स्थापत्य कला के लिए भी फेमस है। ठीक है, और यहाँ पर जो पत्थरों में मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो अपने आप में ही विशाल हैं। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, चंदेल शासकों ने करवाया था। कई बार ये पूछा जाता है कि जो खजुराहो मंदिर हैं उन मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था, तो चंदेल शासकों ने
मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब हम दूसरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें जो कि मध्य प्रदेश में है, वो क्या है, भीमबेटका की गुफाएं। तो जैसा कि मैंने बताया था, गुफाओं में केवल गुफावश नहीं रहती है, गुफा के अंदर बहुत सारी चीजें रहती हैं। ठीक है ना। अब जैसे भीमबेटका की गुफाएं काफी पुरानी है, बहुत ज्यादा पुरानी है, और भीमबेटका नाम से ही स्पष्ट है कि ये भीम के बैठने की जगह थी। यहाँ पास कई सारी पेंटिंग्स मिलती हैं, जानवरों की पेंटिंग्स, अलग अलग चीजों की पेंटिंग्स। उन पेंटिंग्स के द्वारा ही हम जानते हैं इनके बारे में। ठीक है, ये कहाँ है, भीमबेटका, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगली बात करें हम किसकी, सांची के स्तूप की। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, ये भी मध्य प्रदेश राज्य में ही स्थित है। और ये जो स्तूप है ये कैसे है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। और ये एक बहुत बड़ा स्तूप है, और इस स्तूप के चारों ओर मतलब कुछ दूरी पे 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 6 किलोमीटर की दूरी पर भी बहुत सारे स्तूप आते हैं। ठीक है ना। तो ये सारे स्तूप क्या है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए गए हैं। ठीक है, ये इतने हमारे कितने हो गए, 15 हो गए। अब अगला बात करें हम रानी की बाव। रानी की बाव, ये कैसा शब्द है, वाव। वाव का मतलब क्या होता है, बावड़ी, यानी कि कुआं, कैसे, सीढ़ीदार या सीढ़ीनुमा कुआं। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, ये गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम अगला बात करें, राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान के किलों की बात करते हैं। राजस्थान के किले, राजस्थान के किले वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए गए हैं। इनमें से कुछ 6 राजस्थान के किलों की बात करें तो इसमें से जो इसके 6 किले हैं, 6 किले यदि हम बात करें, जैसे कि चित्तौड़गढ़ का किला हो गया, कुंभलगढ़ का किला हो गया, आमेर का किला हो गया, जैसलमेर किला हो गया, गागरोन का किला हो गया। तो ये सारे किले क्या हैं, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए गए हैं। ठीक है, अब हम अगला बात करें तो अगला आता है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे कौन से, पर्वतीय क्षेत्रों वाले जो पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। अब कौन कौन से रेलवे लाइन आते हैं इसके अंतर्गत, इसको इरेज कर देते हैं, 18 नंबर का ये। ठीक है, पर्वतीय रेलवे की बात करें, भारतीय पर्वतीय रेलवे, तो इसमें पहली रेलवे लाइन कौन सी आएगी, दार्जिलिंग रेलवे, ये नैरो गेज होती है। और बात करें नीलगिरी, साउथ साइड में नीलगिरी रेलवे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो कालका शिमला, ये किसमें आती हैं, भारतीय पर्वतीय रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ये किसमें, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनको शामिल किया गया है। ठीक है, अगले हम बात करें तो अगला है चोल मंदिर। अब चोल मंदिर हैं, ये बहुत सारे मंदिर हैं, किसने बनवाया होगा, चोल शासकों ने बनवाया होगा। ठीक है ना। अभी ये चोल मंदिर है, भारत की शान को 4 चांद लगाने वाले हैं, इतनी खूबसूरती से इन्हें बनाया गया है। ठीक है, अब इनमें से जितने भी मंदिर हैं ये किस शैली में बने रहते हैं, ये द्रविड़ शैली में अधिकतर बने हैं ये मंदिर। मैंने मंदिरों की शैली के बारे में बात की थी आपको, आप देखिएगा जो पिछली वीडियो डले हुए हैं। 3 शैलियाँ होती हैं, एक नागर होती है, एक द्रविड़ होती है, ठीक है, और एक इनका मिक्सचर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, बेसर शैली। ठीक है ना। तो जो ये चोल मंदिर है, साउथ साइड के अधिकतर मंदिर आपको किस में मिलेंगे, द्रविड़ शैली में मिलेंगे। ठीक है, तो चोल मंदिर हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं हम्पी के स्मारक। हम्पी आता है तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आ जाता है कि वो जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हरिहरन बुक्का ने की थी। उनकी ये राजधानी थी हम्पी। कहाँ है ये, प्रेजेंट में कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो जितने भी हम्पी के स्मारक हैं उन सभी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पट्टाडकल के स्मारक। ठीक है, पट्टाडकल के स्मारक 21 हो गए, 22
हम चोल मंदिर, हम्पी के स्मारक, पट्टाडकल के स्मारक। इसके बाद एक आता है और एक सेकेंड, इसके बाद हम बात करें तो महाबलीपुरम के मंदिर, महाबलीपुरम के स्मारक। ठीक है, तो आपको ये याद रखना, ये साथ पे याद रखना ताकि याद रहे। चोल मंदिर, हम्पी के स्मारक, पट्टाडकल के स्मारक, महाबलीपुरम। ठीक है, ये सारे स्मारक क्या हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। कुल 8 बचे हुए हैं। ठीक है, शहरों की तो बात कर ली थी, 2 शहर आते हैं इसके अंतर्गत, पर्वतीय रेलवे हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं, एक रेलवे स्टेशन है, कितने 22 हो गए थे ना, 23। रेलवे की बात करें तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की बात करें तो ये भारत का 250 साल पुराना रेलवे स्टेशन है। ठीक है ना, भारत की यदि सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो ये सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। ठीक है ना, यहाँ की जो दीवारें हैं उनमें कुछ ऐसी आकृतियाँ बनाई गई हैं जो कि इसकी खूबसूरती को झलकाता है। ठीक है, अब जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है इसे CST के नाम से भी जाना जाता है, C फॉर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ठीक है, अब इसके बाद बात करें, जो CST था इसको पहले BT के नाम से जाना जाता था। BT मतलब विक्टोरियन टर्मिनस। ठीक है, अब 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके साथ एक महाराज वर्ड ऐड कर दिया है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि मोदी जी अक्सर नाम चेंज करते रहते हैं किसी भी रेलवे स्टेशन का या किसी भी शहर का। ठीक है, तो जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है इसके साथ महाराज वर्ड लगा दिया गया था, तो छत्रपति महाराज शिवाजी टर्मिनस इसको बोला जाता है। ठीक है, अब एक घटना हुई थी 2007 में, अजमल कसाब ने जो हमला किया था भारत में, तो ये रेलवे स्टेशन इसका क्या था, मेन सेंटर था जब उसने हमला किया था। कब, 2007 में। ठीक है, तो खैर करंट का मुद्दा हो गया। अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन की बात हो गई। अब यदि हम बात करें जंतर मंतर की, जंतर मंतर सुनने में ही अजीब लग रहा होगा कि ये क्या है जंतर मंतर, क्या मंदिर है, कोई मस्जिद है, क्या है, नहीं समझ में आता है ना। जंतर मंतर, ये जो मंतर है संस्कृत वर्ड है। जंतर मंतर क्या है, एक वेधशाला है। क्या है, एक वेधशाला। स्थित कहाँ है ये, जयपुर में स्थित है जंतर मंतर। ठीक है, वेधशाला है। अब इसका काम क्या है, ये क्या करती है, समय को बताती है। यहाँ पास कई ऐसे यंत्र लगे हुए हैं 10-15 जो कि क्या बताते हैं, समय को बताते हैं और ग्रहण की स्थिति बताते हैं। जो ग्रहण की भविष्यवाणी होती है जो करते हैं, तो वो इसे वेधशाला से पता चलता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, जंतर मंतर है। यदि हम बात करें कि हमारे देश में कुल कितने जंतर मंतर हैं, तो कुल 5 जंतर मंतर हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ है देख लेते, कहाँ कहाँ है। एक तो मथुरा में हो गया, मथुरा, जयपुर की बात कर लिए, वाराणसी, उज्जैन, एक और है वो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि एक वेधशाला कहाँ है। ठीक है ना, कुल कितने जंतर मंतर है। ठीक है ना, 5 है, जिसमें से 4 की मैंने जगह बता दी है, 5वां आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। ठीक है, अगला देखें हम, तो अगला आता है कॉम्प्लेक्स ऑफ चंडीगढ़। कॉम्प्लेक्स ऑफ चंडीगढ़, ये क्या है कॉम्प्लेक्स ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ में कुछ ऐसे बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, ये कैसी है, मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं जो कि क्या है, काफ़ी यूनिक है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। इसके बाद हम अगला देखते हैं, तो चंडीगढ़ की बात हो गई। अगला देखते हैं हम, कौन सा छूट गया है, महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर। ठीक है, जो महाबोधि मंदिर है ये कहाँ है, बिहार राज्य में स्थित है। बिहार राज्य में स्थित है। अब ये जो महाबोधि मंदिर है आपको समझ में आ रहा होगा, गौतम बुद्ध से संबंधित है। जो गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे। ठीक है ना, तो यहाँ पास उनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पास पीपल वृक्ष के नीचे इस जगह में उन्हें क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तभी यहाँ पास इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि ये जो मंदिर है
इस जगह से ये पृथ्वी का नाभि केंद्र है, यहाँ से पृथ्वी का जो केंद्र है काफी समीप है। ठीक है, तो ये जो वृक्ष है, इसी वृक्ष के चारों ओर मंदिर का निर्माण कर दिया गया है। इसी का नाम क्या है? महाबोधि मंदिर। अगला हम देखते हैं, मुंबई की बात करते हैं। ठीक है, 27 नंबर विक्टोरियन डेको, विक्टोरियन डेको और आर्ट, विक्टोरियन डेको एंड आर्ट, विक्टोरियन डेको एंड आर्ट। ठीक है ना, ये कैसा है? विक्टोरियन डेको एंड आर्ट डेको, सॉरी इसका नाम है विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको, विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको, विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको। अब ये क्या है? नाम से तो समझ में नहीं आ रहा है। विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको ये कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। ये कैसी हैं? जो बिल्डिंग्स की जो स्टाइल होती है, डिज़ाइन होती है, उसको ये यूरोपियन स्टाइल में बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? दोनों ही क्या है? डिज़ाइन है बिल्डिंग्स की, विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको। ये वाली स्टाइल की बिल्डिंगें कहाँ मिलेंगी आपको? अधिकतर यूरोप में मिलेंगी। जैसा कि हम जानते हैं ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे तो उन्होंने ही इन बिल्डिंगों का निर्माण करवाया था। ऐसी मतलब 90-95 बिल्डिंग्स आपको मिलेंगी कहाँ? मुंबई में। कहाँ स्थित है ये? मुंबई में। ठीक है ना, तो मुंबई में हमने 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ ली। कौन कौन से? विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको, एलिफेंटा की गुफाएं जो कि कहाँ थी? मुंबई में थी। और एक कौन सी थी? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। मध्य प्रदेश में भी हमने 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ी थी, मुंबई में भी हमने 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ी। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, तो इसके बाद कौन सा छूट गया है? कोणार्क मंदिर। 28 नंबर में क्या आएगा? कोणार्क मंदिर। ठीक है ना, कोणार्क मंदिर जिसे हम क्या कहते हैं? सूर्य मंदिर भी कहते हैं। कहाँ है ये स्थित? उड़ीसा में। ठीक है, ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इसके बाद देखिए 2 और बचे हैं, 29 और 30, 2 और बचे। ठीक है, 29 और 30, 2 और कौन कौन से हैं? 2 और मिस हो रहे हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। गोवा का चर्च है एक, और नालंदा विश्वविद्यालय, सॉरी 29 और 30, गोवा का चर्च और एक कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय। इस प्रकार हमने सांस्कृतिक 30 विश्व धरोहरों को पढ़ा। ठीक है ना, अभी जो गोवा का चर्च है, गोवा राज्य में स्थित है। यहाँ पास कोई एक चर्च नहीं है, यहाँ पास 3 कैथेड्रल चर्च है और बहुत सारे जो कि गोवा के अंतर्गत आते हैं, सारे चर्च क्या हैं? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ठीक है, अब गोवा की बात करें तो क्या ये 1947 में आज़ाद हो गया था? नहीं हुआ था। ये कब आज़ाद हुआ था? 1961 में। और यहाँ पास राज्य कौन करता था? पुर्तगालियों के हाथ पे था, ये पुर्तगालियों के अंतर्गत था। ठीक है, गोवा का चर्च, इसमें से खास क्या है? सी कैथेड्रल चर्च, सी कैथेड्रल चर्च। ठीक है, इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं, तो ये सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, सबसे पुराना विश्वविद्यालय और काफ़ी बड़ा विश्वविद्यालय था। अभी प्रेजेंट में ये कहाँ स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, अब इस विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ पास हर क्षेत्र में पढ़ाई होती थी, चाहे वो साहित्य हो या संस्कृत हो या कोई वैज्ञानिक क्षेत्र हो या सांस्कृतिक क्षेत्र हो। ठीक है ना, तो ऐसी कोई पढ़ाई नहीं थी जो इस विश्वविद्यालय में ना कराई जाती हो। यहाँ 2000 से ज़्यादा टीचर रहते थे, 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट रहते थे। और ऐसा नहीं है कि इस विश्वविद्यालय में केवल भारत के लोग ही पढ़ते थे, इसमें दूसरे देशों के लोग भी आते थे। जापान हो गया, चीन हो गया, या और इंडोनेशिया हो गया, अमेरिका महाद्वीप के कई सारे देश हो गए जो कि इस विश्वविद्यालय में शिक्षा को ग्रहण करने आते थे। कई लोग पढ़ाने भी आते थे। और यहाँ पास एक एंट्रेंस एग्जाम होता था जो कि काफ़ी टफ होता था, यहाँ पास एडमिशन लेना इजी नहीं था। ठीक है, यदि हम एग्जाम्पल की बात करें कि यहाँ पास कौन आया था, तो एक चीनी यात्री था वेन सॉन्ग।
वो भी इस विश्वविद्यालय में आया था। और यहाँ पास आया क्यों था? ये बौद्ध धर्म को समझना चाहता था। बौद्ध धर्म को, उस समय ये बौद्ध धर्म बहुत प्रचलित था, तो ये बौद्ध धर्म को समझने के लिए यहाँ आया था नालंदा विश्वविद्यालय में। हेनशांग की बात करें तो किसके काल पे आया था? हर्षवर्धन के काल पे आया था। ठीक है ना। कौन है ये हेनशांग? चीनी यात्री है। ठीक है। लेकिन एक क्रूर शासक था। क्रूर शासक कौन था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, खिलजी वंश का एक शासक था बख्तियार खिलजी। उसने इस पूरे विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। आग लगवाने के कारण यहाँ 90,000 से भी ज़्यादा पुस्तकें क्या हो गई? जल करके राख हो गई। यदि ये पुस्तकें ना जली होती तो जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे कि अभी फिलहाल कोरोना फैल रही, तो कई सारी ऐसी बीमारियों का इलाज मिल जाता शायद उन बुकों से, यदि वो बुकें ना जली होती। तो 90,000 बुक्स यहाँ जल करके क्या हो गई हैं? राख हो गई हैं। ठीक है ना। और यहाँ की जो लाइब्रेरी थी अपने आप में ही मतलब मल्टी स्टोरेज लाइब्रेरी थी, बहुत सारी बुकें थी। जैसा कि बताया कि हर क्षेत्र में पढ़ाई होती थी तो बुकें भी उतनी ही होंगी। मल्टी स्टोरेज लाइब्रेरी थी। ठीक है, बहुत सारी बुकें थी। और एक खिलजी वंश का राजा जो बख्तियार खिलजी था, इसने आग लगवाई और यहाँ पास 90,000 से भी ज़्यादा पुस्तकें जल गई। ठीक है। हमने इस तरह से पूरे 30 के 30 सांस्कृतिक स्थलों के बारे में जाना, 7 प्राकृतिक स्थलों के बारे में जाना, 1 मिश्रित स्थलों के बारे में जाना। ठीक है। यूनेस्को के बारे में जाना कि यूनेस्को कैसे वर्क करता है, विश्व धरोहर क्या होती है, कौन कौन से क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो आपको ये वीडियो 2 से 3 बार देखना है। आपको देखने से ही ये लर्न हो जाएगा। ठीक है। अब यदि बात करें अभी प्रेजेंट में, जैसे कि मैंने बताया है कि अभी इस साल 2020 में किन 2 धरोहरों को नॉमिनेट किया गया है, तो धौलावीरा हो गया और एक दक्कन के स्मारक हो गए, जो कि हिंदू और इस्लामिक आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन है। धौलावीरा जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से संबंधित एक शहर है। तो देखते हैं कि 2020 में यदि इनको मिल जाएगा तो हमारे भारत में कुल 40 विश्व धरोहरें हो जाएंगी। ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी डाउट हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।